हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 NCERT प्रश्नावली 1.1 के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 बेसिक इंट्रोडक्शन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। इसमें 1.1 प्रश्नावली 1.1 में बच्चों हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 1.1 में हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से यदि a एवं b दो धन पूर्णांक हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, ये शर्त है। a बराबर bq प्लस r, इसी पे निकलेगा हमारा HCF। a बराबर bq प्लस r। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a एवं b दो धन पूर्णांक दिया हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पे यहाँ पे ये है। भाज्य को हम लोग a से सूचित करेंगे, भाज्य को हम लोग a से सूचित करेंगे, भाजक को हम लोग b से सूचित करेंगे, भागफल को हम लोग q से सूचित करेंगे एंड शेषफल को हम लोग r से सूचित करेंगे। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए बच्चों दो शर्त है। शर्तों को लिख लेते हैं। शर्तें पहला, a इज ग्रेटर देन b। दूसरा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल r इज लेस देन इक्वल b। 0 इसका मतलब हो गया कि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा शर्त कि 0 से बड़ा r लेकिन 0 के बराबर बट b से छोटा हमेशा r होना चाहिए। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पे क्या बोल रहा है, r का मान जो है 0 से बड़ा लेकिन 0 के बराबर लेकिन हमेशा b से छोटा ही होना चाहिए। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, यदि b बराबर 5 है तो r का संभावित मान बराबर कितना हो जाएगा, 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, r का संभावित मान, यानी कि b से हमेशा छोटा है। b से हमेशा छोटा है बच्चों। समझ में आया बच्चों? इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिर्फ दो धन पूर्णांकों का ही HCF ज्ञात किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिर्फ दो धन पूर्णांकों का ही HCF ज्ञात किया जा सकता है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अठारह तथा 24 का HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 18 तथा 24 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख लेना है यहाँ
यहाँ 18 तथा 24 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग बच्चों शर्त पढ़े थे ए इज ग्रेटर देन बी, पढ़े थे ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, 24 है। तो यानी कि ए हम कौन लेंगे, 24। यहाँ ए बराबर 24 एवं बी बराबर बच्चों, बी बराबर तो ऑटोमेटिक बच गया जो 18, बच गया जो 18। यहाँ पे हमेशा वीडियो में ए भी दिया होगा, क्वेश्चन में ए भी हमेशा दिया होगा। ए हमें बड़ा लेना है, बी हमें छोटा वाला लेना है। ए हम ले लिए बड़ा। अब लिखते हैं नीचे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना है 24, बी हमारा कितना है 18। यहाँ पे क्यू सोचना है बच्चों, क्यू सोचना है कितना बार में लगा कि हमारा इधर 24 मेंशन हो जाए, कितना बार में लगा कि हमारा 24 मेंशन हो जाए। आर जब तक, आर का मान जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं है, क्रिया को करते रहना है। आर हमारा जब तक 0 नहीं आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे बताते हैं, जैसे ए बराबर बी की प्लस आर, तो हमारा कितना है, ए कितना दिया है 24, बी दिया है 18। यहाँ पे हम लोग जनरल तरीका से शेप निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 24 18 है, तो यानी कि हमको 18 24 का एचसीएफ निकालना है, तो हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। 18 का 18 एक बार में लगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कट कुट हो गया, यानी कि मेरा 6 बचा, 6 बचा। फिर इसको लगाएंगे हम यहाँ पे 18, 18 उतारेंगे 36 18, यानी कि हमारा शेष अब 0 आ गया। तो जब तक शेष हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा क्या हो गया भाज्य, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भागफल, ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा, ये वाला हो गया हमारा, ये तो इस पर भी हटा दीजिए, ये वाला हमारा हो गया शेषफल, ये वाला हमारा हो गया शेषफल। तो यानी कि हमारा ए जो है 24, वो बी दिया हुआ है 18, 18 गुने क्यू कितना करें यहाँ पे, तो क्यू हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्लस आर अभी कितना आ जा रहा है शेषफल 6 आ जा रहा है। इसी प्रकार हमें सोच के बनाना है, ऐसे ऐसे करके बनाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पे सोचना है बच्चों। यहाँ पे समझ में आ गया भाज्य भागफल शेषफल किसे कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 24 बराबर 18 गुने 1 प्लस 6, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो बी होता है ना बच्चों, यहाँ पे जो बी क्यू है ना, ये बी यही नीचे उतर जाता है ए के रूप में, यही आगे चल के बदल जाता है। और ये जो आर है ना बच्चों, ये बी के रूप में बदल जाता है, बी जो है ए के रूप में, आर जो है बी के रूप में बदल जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 24 बराबर 18 गुने 1 प्लस 6, यहाँ पे अभी तो शेषफल तो 0 नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे फिर 18 यहाँ पे उतरेगा, ए के स्थान पे क्या उतरेगा 18, क्यों उतरेगा, अभी हमने बताया कि बी आगे चल के ए हो जाता है, 18 उतर गया। अब आर आगे चल के बी हो जाता है, तो आर हमारा बी के रूप में बदल गया। 6 गुने यहाँ पे क्यू सोचना है और आर जोड़ कर लिख देना है। यहाँ पे क्यू कितना सोचेंगे बच्चों की, मेरा 18 आ जाए तो 3 बार में 18 आ जाएगा, 6 18, मेरा शेषफल कितना आ गया बच्चों, अब 0 आ गया, यानी कि मेरा शेषफल अब 0 आ गया, यानी कि अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 18 बराबर 6 गुने 3 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा बी वाला हो जाता है। क्या होता है बच्चों, हमेशा बी आंसर हो जाता है। तो बी की जगह पे कितना है 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि अतः HCF, अतः HCF 18 24 बराबर कितना 6, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बच्चों। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में मेरे से बोल रहा है बच्चों 150 तथा 40 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात करें,
ये 150 तथा 40 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात कर। आइए सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बताया बच्चों यहाँ लिख लेना है, सॉल्यूशन में यहाँ जरूर लिखना है। यहाँ के बाद क्या करना है, सबसे बड़ा को ए, सबसे छोटा को बी। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 150, इसको हम लोग ए मान लेंगे, तथा बी बराबर यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 40, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ए बराबर 150 तथा बी बराबर 40। अब नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये जरूर लिखना है बच्चों, ये सॉल्यूशन में जरूर लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शर्त क्या है, BQ प्लस 8, ए बराबर BQ प्लस 8, ए बराबर BQ प्लस 8। तो ए हमारा कितना है दिया हुआ 150 बराबर बी कितना है 40। यहाँ पे हम लोग का क्यू हमेशा सोचना है और आर यहाँ पे लिख देना है। तो क्यू कितना सोचेंगे कि 150 आ जाए, फुटे फुटी तो नहीं आएगा बच्चों, 4 का 16 यानी कि 160 हो जाएगा। 4 मराते में लगा देंगे तो 3 मराते में लगाइए, 4 12 120 लगा, शेषफल कितना बच गया हमारा 30 बच गया। 4 12 120 30 150 हो गया। फिर मेरा बी ए के रूप में बदल जाएगा, बी हमारा ए हो गया और क्यू हमारा बी हमारा ए हो गया और आर हमारा बी हो गया, आर हमारा बी हो गया। तो 30 गुण में यहाँ पे कितना सोचेंगे बच्चों, और यहाँ पे जोड़ना भी है। यहाँ पे कितना सोचेंगे कि 40 आ जाए, 30 दूना तो 60 आ जाएगा, यानी कि एक मरीता में सोचना पड़ेगा 30, और शेषफल कितना आ जाएगा मेरा 10, तो यहाँ पे मेरा 40 हो गया। फिर जो है बी बच्चों वो फिर ए के रूप में बदल जाएगा, यहाँ पे 30 बराबर इस जो बच्चों यहाँ पे आर जो है ये बी के रूप में बदल जाएगा, तो आर जो है मेरा बी के रूप में बदल गया। यहाँ पे 10 आ गया, उन्हें कितने बार में लगाएंगे कि 30 आ जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस शेषफल 0 आ गया। अब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे की क्रिया नहीं करनी है, यहाँ पे जाइए और लिखिए अतः HCF कितना कितना का था बच्चों 150 तथा 40, 150 40 बराबर बी हमारा आंसर हो जाता है 10 आंसर। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट करते हुए चलिएगा बच्चों, अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, 2q प्लस 1 और 2q। कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए इवन सम, यहाँ पे सम क्या बोले हम लोग 2q बोले, 2q के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेके दिखाते हैं इसके बराबर 2 क्यों हम लोग पूर्ण संख्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0 लेते हैं। यहाँ पे पूर्ण संख्या 2 में 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0, ये हमारा संपूर्णांक हो गया, धनात्मक संपूर्णांक हो गया। फिर ले लेते हैं 2, अब क्यू के जगह पे 1 ले लेते हैं, 2 का 2 यहाँ पे 2 आ गया, ये भी संपूर्णांक हो गया। फिर लेते हैं 2, अब क्यू के जगह पे 0 1 2 ले लेते हैं, 2 2 4, ये भी हमारा संपूर्णांक हो गया। तो समझ में आया बच्चों कि हमेशा धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है। अब विषम पूर्णांक की बात करते हैं, ऑड नंबर, यहाँ पे 2q प्लस 1 बोले है ना। तो देखिए यहाँ पे 2q के स्थान पे भी 0, इसमें भी पूर्ण संख्या लेना है 0 प्लस 1। अब गुना कीजिए 2 में 0 से 0 प्लस 1, मेरा 1 आ गया, ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया। 2q, इस बार q के स्थान पे 0 तो 1 लेंगे यहाँ पे प्लस 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 3, ये भी हमारा विषम हो गया। फिर ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे देखिए 2 उन्हें अपने क्यू के स्थान पे कितना लेते हैं 2 प्लस 1, 2 2 4 1 5, ये भी हमारा विषम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे दर्शा रहा कि कोई भी धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक इस पे एग्जाम्पल लेते हैं।
तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, एक एग्जांपल लेते हैं। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन क्या करा है बच्चों, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4p+1 या 4p+3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर में या सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग कि माना माना एक कोई माना एक कोई धनात्मक माना एक कोई धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, विषम पूर्णांक लिखेंगे। माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसके लिए माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसके लिए b बराबर कितना दिया बच्चों, यहाँ पे देखिए ये BQ+R के रूप का है। ये जो है BQ+R के रूप का है ना। यहाँ पे b के स्थान पे 4 है, q के q प्लस r के स्थान पे 1 है। तो यहाँ पे b है जो बच्चों 4 है, b है जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4। तो r का संभावित मान कितना हो जाएगा, बताए थे हम कि r का संभावित मान हमेशा b से छोटा होता है, 0 1 2 3। तो हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसके लिए b बराबर 4 तथा r बराबर 0 1 2 3। अब चलेंगे, लिखेंगे नीचे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R तो यहां तक तो हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या लिखना है, जांच करना है हमें। जैसे मैं देखिए यहाँ पे लिख दे कि माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसके लिए b बराबर 4 तथा r बराबर 0 1 2 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R। तो जो r का मान हमारा है 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक, तो 4 डिजिट पे हम लोग को चेक करना है और चेक करके बताना है कि क्या विषम पूर्णांक 4p+1 या 4p+3 के रूप में आ रहा है। तो हम लोग आएगा तो लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4p+1 या 4p+3 के रूप का होता है, प्रूव। बट इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, आइए जांच करते हैं। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। जैसे मेरा r का सबसे पहला मान क्या था, पहला जब r बराबर 0 r बराबर 4 तो मान था ना बच्चों यहाँ पे 0 1 2 3 4 पे जांच करना है। जब r बराबर 0 इसलिए a बराबर BQ कितना है, b मेरा कितना है 4, q की q BQ+R। r हमारा कितना दिया हुआ है, BQ+R होता है ना, तो r हमारा कितना दिया हुआ है 0, r हमारा दिया हुआ है 0, यानी कि मेरा कितना आ गया 4q, मेरा कितना आ गया 4q। तो ये बराबर क्या हो गया, ये सम हो गया, ये क्या हो गया सम। दूसरा पे जांच करिए, जब r बराबर 0 इसलिए a बराबर 4q, r बराबर 1 हो गया बच्चों यहाँ पे 1, तो 4q+1 यहाँ पे r होता है BQ+R, तो r की जगह पे क्या लिखेंगे 1, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया विषम, ये हमारा क्या हो गया विषम। इसका जांच कर लेंगे। तो सब r बराबर 2 इसलिए a बराबर 4q+2, यानी कि हमारा हो गया सम बच्चों, ये हमारा क्या हो गया सम। सम कैसे हो गया 4q+2, यहाँ पे q का मान कितना भी रखिए वो हमेशा क्या आएगा सम में ही आएगा। यहाँ पे लास्ट में अगर सम संख्या आ गया तो सम हो जाएगा, विषम संख्या आ गया तो विषम हो जाएगा। चौथा जब r बराबर 3 इसलिए a बराबर 4q+3, यानी कि हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा विषम हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या
दर्शाइए कि क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4k+1 या 4k+3 के रूप का होता है। तो हमारा विषम देखना है, सम को छोड़ देना है, सम को गोली मारना है, विषम देखना है। 4k+1 और 4k+3 विषम आ गया मेरा। तो लिखेंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4k+1 या 4k+3 के रूप का होता है। यही दर्शाने के लिए ना बोल रहा था, होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा 1.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, चैप्टर के साथ, 1.1 के पूरे क्वेश्चन नंबर और उसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ बच्चों को कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।